हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। सीटेट एसएसटी की जो आपकी सीरीज़ चल रही है एनसीईआरटी की, तो उसका 8th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है कृषि। उससे पहले ही आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो और क्लासेस के चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, प्लेलिस्ट बनी है, आप सभी उसको ज़रूर देखें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप सभी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे और जो स्टूडेंट्स हैं उन तक भी वीडियो पहुँचे। तो देखिए, गुरप्रीत मधु टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाल रहा है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि कोई भी फसल जब किसान उगाता है तो उसकी जो फसल है वो बहुत अच्छी हो, उसकी मिट्टी अच्छी हो, तो उसके लिए वो क्या करता है, खाद की जो छिड़काव है, ये सारी चीज़ें वो करता है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाना में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं आटे का क्या क्या यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बता दी। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएँ सम्मिलित हैं। ये है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएँ। ठीक है, तो 3 तरह की जो क्रियाएँ हैं वो इन्होंने बताया कि पौधे से उसका जो उत्पाद बनता है वहाँ तक की कितनी क्रियाएं होती हैं, 3 होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। अब ये कौन कौन सी क्रियाएं हैं वो भी यहाँ देख लेते हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों से के उत्पादन और निष्कर्षण से है। ठीक है, कि प्राकृतिक संसाधनों के जो उत्पादन और निष्कर्षण होता है वो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। जैसे कि आपका कृषि हो गया, मत्स्यन हो गया, संग्रहण कर, इनके अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, मतलब कि कोई भी रॉ चीज़ जो आपकी है, कच्ची चीज़ जो है, जैसे आटा है, गेहूं है, चावल है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई हैं, मछली हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आ गई। अब द्वितीय क्रियाएं क्या हैं? अब जो प्राथमिक क्रियाओं से जो उत्पाद आया है उसके प्रसंस्करण से संबंधित है, जैसे कि इस्पात निर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना, इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। मतलब अब आपने क्या किया, गेहूं आपने प्राथमिक क्रिया से उगाया और द्वितीय क्रिया में आकर आपने उसका क्या बनाया, डबल रोटी बना ली। ठीक है, अब इसी तरह आपने कपास उगाया है, यानी कि जो रुई है वो उगाई है प्राथमिक क्रिया में, उसके बाद द्वितीय क्रिया में आके आपने उसका क्या किया, कपड़ा बना लिया। ठीक है, धागा बना के कपड़ा बना लिया, तो ये द्वितीय क्रिया में आ गया। मतलब प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, ये सारी जो क्रियाएं हैं ये आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तृतीयक क्रियाओं की। तो तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन कैसे बनता है कि सेवा कार्य वाली जो क्रियाएं हैं वो कौन सी क्रियाओं में आती हैं, सेवा कार्य कौन सी क्रियाओं में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो तृतीयक क्रिया में आता है। ओके, जैसे कि यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, ये सभी तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। तो ये वाला जो पैरा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछते हैं कि कृषि जो है वो कौन सी क्रिया है, तो कृषि प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालने इसमें शामिल है, इसीलिए मत्स्य पालन भी आपका प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आ गया। ठीक है, विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। तो याद रखिएगा ये जो परसेंटेज है, जैसे कि 50% लोग कृषि से संबंधित है, ये परसेंटेज क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम्स में। ओके, अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों से संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। ठीक है, अगर अनुकूल स्थलाकृति नहीं होगी, अनुकूल मृदा नहीं होगी, अनुकूल जलवायु नहीं होगी कृषि से, तो फिर आप खेती कैसे कर पाएंगे? तो ये कुछ मुख्य कारक हैं जो कि होना ज़रूरी है, तभी आप खेती कर पाएंगे। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री, जिसका अर्थ मृदा, और कल्चर, जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि एग्रीकल्चर शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन शब्द से हुई है। अब ये यहाँ पर देखिए कृषिगत भूमि का विश्व वितरण दिखाया गया है। जो ग्रीन है ये क्या है, आपका कृषिगत भूमि है। ठीक है, तो ये देखिए भारत में कितनी अधिक मात्रा में यहाँ पर कृषिगत भूमि दिखाई गई है। ठीक है, ये आपका देखिए उत्तरी अमेरिका, इसमें आप देख सकते हैं कृषिगत भूमि जो है वो बहुत है। ठीक है, तो आपने यहाँ मैप में देखा, आप देखते हैं ये कुछ चीज़ें दी हैं कि एग्रीकल्चर कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला, इसे खेती भी कहते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्या होता है कि मृदा की जुताई करना, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला, ये एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है।
सेरीकल्चर क्या है? इसमें रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन करते हैं। ये कृषक की आय में पूरक हो सकता है, मतलब कि आप खेती भी कर रहे हैं, साथ में आपने रेशम कीट पालन भी किया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्या हो रही है? डबल इनकम हो रही है, ठीक है। पीसीकल्चर विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन से है। पीसीकल्चर मतलब मत्स्य पालन, इनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पता होना चाहिए, कि ऐसा नहीं होता कि हिंदी में ही आकर लिख कर आ जाए, पीसीकल्चर भी लिख कर आ सकता है, ठीक है। विटिकल्चर यानी कि द्राक्षा कृषि, अंगूरों की खेती। हार्टिकल्चर उद्यान कृषि यानी कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने समझ ली, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये सभी। अब कृषि तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं, ठीक है। खेती भाई क्यों, खेती करने के लिए क्या ज़रूरी होता है? आपको एक अच्छे बीज चाहिए, आपकी जो खेती की ज़मीन है उसकी उर्वरा शक्ति आपको अच्छा चाहिए, ठीक है। साथ ही आपको कुछ मशीनों की आवश्यकता होगी और लोगों की भी आवश्यकता होगी। खेती ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति ही खेती कर सके, ठीक है। अगर बहुत थोड़ी सी खेती आप कर रहे हैं तो आप अकेले कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें श्रमिक की आवश्यकता ज़रूर होती है, ठीक है। अब देखिए, जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं, ठीक है। तो कृषि तंत्र के अंतर्गत ही आपका फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद भी आ गए। अब कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति देख लीजिए। निवेश, प्रक्रम और निर्गत। तो निवेश, आपने मशीनरी, बीज और रसायन का निवेश किया, फिर आपने प्रक्रम यानी कि जुताई, बुआई और छिड़काव किया, फिर निर्गत आपका फसल उत्पादन हो गया। अब भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश यहाँ देख लीजिए। मानवीय कृषि निवेश मतलब एक व्यक्ति जो है, मानव है, वो अपना श्रम लगा रहा है, भंडारण श्रम, मशीनरी, रसायन, ये सारी चीज़ें मानवीय निवेश के अंतर्गत आ गई। भौतिक निवेश के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ गई? सूर्य प्रकाश, वर्षा, मृदा, ढाल और तापमान, ठीक है। तो मानवीय निवेश और भौतिक निवेश याद रखिएगा, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये प्रश्न पूछ सकते हैं, ओके। अब कृषि के प्रकार देखते हैं कि कृषि के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से होते हैं। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो निर्वाह कृषि और दूसरी वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। तो कृषि को मुख्यतः कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? दो तरह से किया गया है, एक निर्वाह कृषि और दूसरा वाणिज्यिक कृषि। अब निर्वाह कृषि क्या होता है वो देख लेते हैं। तो कि इस प्रकार की जो कृषि है, कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। तो याद रखिएगा, कृषि को दो तरह से विभाजित किया गया है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। और निर्वाह कृषि को भी दो तरह से वर्गीकृत किया गया है, एक तो गहन निर्वाह कृषि और एक आदिम निर्वाह कृषि, ठीक है। अब हम देखते हैं कि गहन निर्वाह कृषि क्या होता है। तो गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्यतः फसल होती है गहन कृषि में। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल हैं। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया की सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। तो गहन कृषि कहाँ कहाँ होती है वो जगह आप याद रखिएगा, उसकी फसलें याद रखिएगा कि गहन निर्वाह कृषि की जो मुख्य फसल होती है वो चावल होती है, साथ ही उसमें गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन भी शामिल किए जाते हैं, ठीक है। तो यह आपने गहन कृषि के बारे में पढ़ा। अब ये रोचक तथ्य देख लेते हैं। जैविक कृषि क्या होती है? इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। समझ गए कि उसमें क्या है? आप जो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, जैसे रासायनिक उर्वरक, रासायनिक जो छिड़काव करते हैं वो ना करके यहाँ पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आदिम निर्वाह कृषि, ये क्या होती है। तो इसमें स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। क्या है स्थानांतरित कृषि के बारे में आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, जिन्होंने पहली क्लासेस नहीं देखी हैं वो उनको देख लें। अब यहाँ देख लीजिए स्थानांतरित कृषि के बारे में थोड़ा और यहाँ पर डिटेल में थोड़ा बताया गया है कि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिणी पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत में भागों में प्रचलित है।
जो स्थानांतरित कृषि है वो कहाँ कहाँ प्रचलित है, याद रखिएगा। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। तो ये मुख्य फसलें जो हैं स्थानांतरित कृषि की, वो याद रखिएगा कौन कौन सी है, मक्का, रतालू, आलू और कसावा। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। देखिए हर जगह हर क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो वो भी याद रखना है आपको। जैसे यहाँ इन्होंने दिया है कि स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। अगर हम उत्तर पूर्व भारत की बात करते हैं तो वहाँ झूम खेती या झूमिंग कहा जाता है, ठीक है। मोस्टली आपके एग्जाम में झूम खेती लिख कर आता है। मैक्सिको में इसको मिल्पा कहा जाता है, ब्राज़ील में रोका कहा जाता है और लद्दाख कहा जाता है, मलेशिया में, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा। उत्तर पूर्वी भारत का नाम जरूर याद रखिएगा कि झूम खेती कहाँ पर कहा जाता है, उत्तर पूर्व भारत में, ओके। अब देखते हैं चलवासी पशुचारण। तो सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित भागों में घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायिक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। तो चलवासी जो पशुचारण है वो क्या होता है, ये आपने यहाँ पर देख लिया। अब वाणिज्यिक कृषि की बात करते हैं। तो निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि, कृषि के दो मुख्य भाग थे, ठीक है। अब यहाँ पर वाणिज्यिक कृषि क्या होती है। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन, पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत पृष्ठ क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपड़ कृषि शामिल है, ठीक है। तो जिन फसलों का आप उत्पादन करके उनको बाजार में बेचकर धन प्राप्त करते हैं, वो फसलें आपकी क्या कहलाती हैं, वो वाणिज्यिक कृषि कहलाती हैं, ठीक है। और इनका जो कार्य है वो अधिकांश मशीनों द्वारा किया जाता है, क्योंकि धन प्राप्त करने के लिए जो आप खेती करेंगे वो सिर्फ अपने परिवार के पोषण के लिए ही नहीं, वो आपको धन कमाने के लिए करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा क्षेत्र में करेंगे, है ना। तो उसके लिए क्या है, श्रमिक के साथ साथ मशीनों की भी आवश्यकता होगी। अब देखिए वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं, मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। अब गेहूं, मक्का क्या है, आप जो अपने खेत में करते हैं वो अपने भर का, मतलब अपना आप इतना देखते हैं ना कि साल भर मेरे घर में आटा हो जाए, गेहूं हो जाए, उतना रखने के बाद बचे हुए गेहूं का आप क्या करते हैं, बाजार में जाकर उसको बेचकर धन प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो याद रखिएगा ये जो प्रमुख क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं, उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फॉर्म में युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल में को बाधित करती है, केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। तो ये देखिए गन्ने की जो रोपड़ कृषि है वो की है। अब मिश्रित कृषि क्या होती है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। ये यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। तो जगह याद रखिएगा। अब देखिए रोपड़ कृषि क्या होती है। केले की रोपड़ कृषि, ये देखिए वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बहुत बृहत पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है, ठीक है। अब देखिए केला है, आपने केले को उगाया खेत में, फिर आपने उसका जो प्रसंस्करण है यानी कि केले को काटना, छांटना, उसको पैकिंग करना, ये सारी चीज़ें आपने या तो खेत पर ही कर ली या तो पास में किसी कारखाने में कर ली, ठीक है। अब उसके लिए, अब इसको लेकर बाजार जाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी, परिवहन की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो आपने रोपड़ कृषि समझ ली होगी। यहाँ पर रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ मुख्य उदाहरण हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे रोपड़ कृषि क्या होती है। अब बात करते हैं मुख्य फसलों की। तो बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं, ठीक है। अब देखिए चावल
अगर हम बात करते हैं कि विश्व की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, तो वो गेहूं नहीं होगी, वो चावल होगा। क्या होगी? चावल। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। क्षेत्र याद रखिएगा, कौन कौन से? उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। ये फसल चिकायुक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र हैं। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे कि पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें चावल की उगाई जाती हैं। ओके, गेहूं देखते हैं। गेहूं के वर्धन काल के मध्य तापमान एवं वर्षा और सस्ते कर्तन फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। तेज धूप क्यों? जब तेज धूप होगी तभी तो गेहूं की फसल पक पाएगी। इसका विकास सुअपवाहित द्रमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। तो ये मृदा का प्रकार याद रखिएगा। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। ठीक है, ये गेहूं का जो सस्य कर्तन है किस तरह से वो कर रहे हैं। सस्य कर्तन मतलब जो गेहूं की बालियां होती हैं जिसमें गेहूं लगा होता है उसको अलग से काट लेते हैं। ठीक है, और जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है वो खेतों में ही जला देते हैं या उसका भूसा बना के उसका यूज़ किया जाता है फिर। ठीक है, मिलेट यानी कि जो आपके अनाज होते हैं मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं और कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान और पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत की, ये बाजरे की खेती है, देख लीजिए। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। अब देखते हैं मक्का। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस और कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। क्या आप जानते हैं मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है? विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये मक्के की खेती है। अब बात करते हैं कपास की। तो देखिए कपास की ये यहाँ पर पौधा है और ये वाइट जो है ये रुई लगी हुई है, इसमें काला काला बीज भी होता है अगर किसी ने देखा हो। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। ये काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। तो याद रखिएगा कपास की खेती काली मृदा में होती है। ये बहुत प्रश्न आता है कि काली मृदा की मुख्य फसल कौन सी है, तो वो कपास है। ओके, का से काली और का से ही कपास, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास की अग्रणी उत्पादक है। ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। पटसन देखिए, इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। ठीक है, तो पटसन कहाँ है? भारत और बांग्लादेश में अधिक उत्पादन किया जाता है। कॉफ़ी, तो कॉफ़ी इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। तो किसी भी फसल की जलवायु और उसकी मृदा, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसका जो क्षेत्र है कि वो कहाँ पर मुख्यतः पाया जाता है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। अब कुछ रोचक तथ्य हैं कॉफ़ी के बारे में, वो भी देख लेते हैं। कॉफ़ी की खोज के विश्व में प्रचलित विभिन्न कहानियाँ प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नामक एक अरबवासी को बकरी चराने वाला था। अपनी बकरियों की अनोखी उछल-कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी इस सदाहरित पौधे की फलियों को चक्कर देखा जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। तो देख लीजिए कॉफ़ी की खोज किसने की? बकरी ने। ठीक है, बकरी के बाद उसके मालिक ने की है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं चाय की। तो चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है, उसको पिया जाता है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी कि वर्ष भर जो लगातार धीमी धीमी बारिश होती है उसकी आवश्यकता होती है। इसके लिए भी सुअपवाहित द्रुमट जो मृदा है और मध्य ढाल की आवश्यकता होती है, यानी कि कुछ ढाल होनी चाहिए। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि असम वगैरह में और जो आपके जहाँ पर चाय होती है वो औरतें होती हैं, पीछे डलिया लिए होती हैं, पत्तियों को तोड़ते हुए उसमें रखती रहती हैं, है ना।
अब देखते हैं कृषि का विकास। तो कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। ये कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। भाई कृषि क्यों करते हैं? खाद्य की वजह से ही करते हैं। तो कृषि का मुख्य लक्ष्य क्या है? खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। ठीक है, कृषि का विकास उसके विभिन्न भागों में विभिन्न गति। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां छोटी छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं, और बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, छोटी जोतें मतलब कि आप अपने जो खाने के लिए यूज़ कर रहे हैं खाद्य पदार्थ, उनका आप इस्तेमाल करते हैं। वाणिज्यिक खेती के लिए बड़ी जोतों यानी कि बड़े खेतों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आओ हम दो फार्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका की वस्तु स्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानेंगे। अब ये देख लेते हैं, खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। ठीक है, भारत एक फॉर्म। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद का एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा सा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फॉर्म है, उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है। वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं और चावल और दालें उगाता है। ठीक है, किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि और अधिकारियों के कृषि कार्यों से संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने का परंपरागत विधि का उपयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है, जिससे वह अपने खेतों में सिंचाई करता है। तो ये देख लीजिए, पहले क्या था कि जब ट्रैक्टर वगैरह नहीं थे या जिन खेतों में ट्रैक्टर नहीं पहुँच पाता है, वहाँ आज भी बैल ले जाकर और जो जुताई का कार्य है वो किया जाता है। ठीक है, मुन्ना लाल के पास 2 भैंस हैं और कुछ मुर्गियां भी हैं। एक निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहां का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, कृषि ही एक ऐसा व्यवसाय कह सकते हैं आप, एक ऐसा कार्य कह सकते हैं जिसमें जितने लोग होंगे वो भी कम पड़ जाएं। देखिए, कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति के बीजों को, उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है और अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसीलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर जानी। अब हम बात करते हैं कृषि जो संयुक्त राज्य अमेरिका का फॉर्म है उसके बारे में, कि यहाँ में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्राकृतिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो होरेन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर ये मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है और उसके पर्याप्त पोषक हैं या नहीं। यह परिणाम जो होरन का वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए करते हैं, उसका कंप्यूटर के उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि वहाँ की जो खेती है, वहाँ के जो फार्म हैं, वो कितने उन्नतशील तरीके से अपना जो कार्य है वो करते हैं। ठीक है, ये रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशकों का आवश्यकतानुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वे ट्रैक्टर, बीज बोने की मशीनों, समतलक संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों, मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, ना कि एक खेतीहर किसान की तरह। ठीक है, तो वहाँ के खेती हर किसान जो है, वहाँ के जो
खेती करने वाले लोग हैं, किसान हैं, वो एक व्यवसाय के रूप में वहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, तो इतना आपने यहाँ पर आज कृषि के बारे में पढ़ा, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक खेती के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा। उसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, कृषि के प्रकार याद रखिएगा, कौन कौन से प्रकार हैं, वो उनकी मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब जैसे हमने कुछ पढ़ा है कि चावल है, गेहूँ है, तो वो किस क्षेत्र में कितनी उगाई जाती हैं, कौन उनका अग्रणी देश है, कौन उनका अग्रणी राज्य है, ये सारी चीज़ें ही आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो हम हमेशा कहते हैं कि जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप सभी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिए, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।